हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री का चैप्टर है ये। व्हाट बुक्स एंड पीरियड्स टेल्स अस। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि जो किताबें होती हैं हमारी, कि वो क्या होती हैं। जैसे कि हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं तो वो क्या क्या हैं, ग्रंथ कितने प्रकार के हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है हमारा वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में बताया गया है पार्ट 1 में। ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे हाइम्स हैं, कैसे कैसे उसमें कौन सी लैंग्वेज में वो लिखा गया है। तो ये सब अगर आपको जानना है तो आप चैनल पर जाकर पार्ट 1 चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं आगे क्या है। 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, तो जो कम्युनिटी होती थी उस समय की, तो उसमें ना 2 वर्ड से उसको डिस्क्राइब किया जाता था। वन वॉज द वर्ड जना, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी। एक तो वर्ड होता था जना, जो कि आज भी हम हिंदी में यूज़ करते हैं, जना। ठीक है, जन बोलते हैं ना, तो जना। एंड अदर लैंग्वेजेस, हिंदी में भी और अदर लैंग्वेजेस में भी इसको यूज़ करते हैं। द अदर वॉज विश, और जो दूसरा वर्ड था वो था विश। तो द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। अब ये जो वैश्य वर्ड आया है ना, ये विश से आया है। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आप इसके ज़्यादा जो पढ़ोगे वो आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे। सेवरल विश और जना आर मेंशन बाई नेम। जितने भी विश और जना थे उनको अलग अलग नामों से मेंशन किया गया था। सो वी फाइंड डिफरेंस टू द पुरुजना और विश। ठीक है, इसलिए हम रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि देखो विश जो था वर्ड वो तो कॉमन ही था सबके लिए। तो पुरुजना बोला जाता था किसी को, द भरत जना किसी को भरत जना बोला जाता था, और कोई यदु जना बोले जाते थे, एंड सो ऑन। और इस तरीके से वो अलग अलग नेमों में डिवाइड थे, सॉरी नेम्स में डिवाइड थे अलग अलग। इस तरीके से वो अलग अलग नेम्स में डिवाइडेड थे। डू एनी ऑफ दिस नेम्स साउंड फैमिलियर। क्या ये सारे नाम जो थे एक फैमिलियर थे। तो समटाइम्स द पीपल, ओके, sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्यास and call their opponents दासास और दासियास। कभी कभी क्या होता था, द पीपल हु कंपोज द हाइम्स, जिन्होंने जो हाइम्स लिखी थी तो उनको जो है आर्यस के नाम से जाना जाता था। एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स, और उसके अपोजिट जो दूसरे लोग थे उनको दासास के नाम से जाना जाता था। यानी 2 ग्रुप होते थे उसमें भी, एक तो आर्यास होते थे और दूसरे होते थे दासास या फिर दासियूज। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages। ठीक है, ये वो लोग होते थे जो सेक्रीफाइसेस, शायद जो है सेक्रीफाइसेस नहीं परफॉर्म करते होंगे, जैसे यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, आहुति नहीं देते थे ये लोग, है ना। और एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और शायद ये अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते होंगे। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू द मीन स्लेव। ठीक है, और बाद में जो ये दासा और दासी जो वर्ड हुआ, ये बाद में गुलामों के लिए आने लगा। गुलाम होते हैं जैसे राजा वगैरह होते थे कोई, तो उनके गुलाम जो उनके कहने पे सारे काम करते हैं। तो जैसे अगर कोई मैन हुआ तो उसके लिए दास आ गया, और कोई अगर वुमेन रखी गई है उस काम के लिए तो वो दासी हो गई। ठीक है, तो मैंने बताया 2 ग्रुप होते थे, है ना। तो जो पहला ग्रुप है वो तो आर्यास का हो गया, उसमें तो वैसे लोग आते होंगे बड़े बड़े, जैसे प्रीस्ट हो गया या फिर राजा हो गया वहाँ का, इस तरीके से आते थे जो आहुति वगैरह देते थे। और सेकंड हो गया ये दासीज वगैरह हो गई, तो ये जो करते थे ये आहुति वगैरह नहीं देते थे, ना हवन करते थे, कुछ नहीं होता था इनके यहाँ, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस परफॉर्म करते थे। तो बाद में इनको ये जो थे स्लेव, इनका जो स्लेव में जो है स्थानांतरण हो गया। ठीक है, बाद में गुलाम माने जाने लगे। तो स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। तो स्लेव्स वो आदमी और औरतें होते थे, पुरुष और महिलाएं होते थे जो कि युद्ध में पकड़े जाते थे। जैसे कि कोई राजा ने अगर कहीं किसी राज्य पर अपना अधिकार जमाया, कोई मतलब किसी राज्य को उन्होंने जीता या उस पर जीत हासिल करी, तो जितने भी उसमें लोग पकड़े जाते थे उनको वो अपना दास बना लेते थे या फिर दासियाँ। वो उन्हीं के कहने के अनुसार सारे काम करेंगे, जो वो चाहेंगे राजा रानी, तो वही सब दास और दासियाँ करेंगे। तो दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। वो जो थे इस टाइम ओनर्स की प्रॉपर्टी होते थे, जो राजा वगैरह उसको गुलामों को पकड़ते थे, कैप्चर करते थे, तो वो उनकी प्रॉपर्टी में आते थे। हु कुड मेक दैम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। वो उनसे वही काम करा सकते थे जो वो चाहते थे। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere। जब ऋग्वेद जो था, ठीक है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट में जो है जब ये कंपोज किया जा रहा था, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस। आइए अब इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। ठीक है, ये तो सारी बुक्स थी, इसके बारे में सॉरी बात हो चुकी है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो जब ऋग्वेद आया तो ये सब जो थे लोग थे, तो इसके बारे में सारी स्टडी हो चुकी है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए।
ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बताएगा। तो आगे अब जो है वो कब्रों के बारे में है, ठीक है। बुक्स के बारे में मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, थोड़ा सा ये पार्ट 2 में बताया है। अब जो है कब्रों के बारे में है कि बरियल्स क्या होती हैं। तो बरियल्स में क्या होता है, लोग जो है डेड बॉडी को दफनाते थे और उसके साथ उनकी मनपसंद की चीज़ें रख देते थे, जिससे कि वो उनका विश्वास था कि लाइफ है आफ्टर डेथ, तो उसके बाद जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। तो साइलेंट सेंटिनल, सेंटिनेल्स का मतलब होता है पहरेदार, ठीक है, पहरेदार। और साइलेंट का मतलब तो है खामोश, तो खामोश पहरेदार। द स्टोरी ऑफ द मेगालिस, एक कहानी मेगालिस की। तो मेगालिस, मेगा मीन्स हो गया बड़ा और लिस मीन्स पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थर। कहानी जो है ये बड़े बड़े पत्थरों की है जो कि एक खामोश पहरेदार हैं, ठीक है। तो लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। आप जो नेक्स्ट पेज पर इलस्ट्रेशन है उसको देखेंगे, पहले देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये जो है इलस्ट्रेशन दे रखा है ना। तो ये कब्र है, कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये जो है बनाई गई है, छोटे छोटे पत्थर हैं, देखो इसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर हैं, फिर इसके बाद बड़े बड़े पत्थर हैं और एक फिर ये बड़ा सा चट्टान टाइप की यहाँ पे लगा दी गई है और यहाँ पर एक होल कर दिया गया है। इस तरीके से ये इलस्ट्रेशन आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। ये जो स्टोन बाउल्डर्स हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, लिटरली उनको मेगालिथ्स के नाम से जाना जाता है। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स। ये कितनी केयरफुली अरेंज किए गए हैं लोगों के द्वारा। एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, और ये बरियल साइट्स पर जो है एक मार्क का काम भी करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। लगभग 3000 साल पहले जो है मेगालिथ्स बनाने की प्रैक्टिस की गई। एंड वॉज प्रीवेलेंट थ्रू आउट द डिकैन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर। और इंडिया के सारे ही उसमें जगह जगह, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में, सब जगह ऊपर इधर की साइड सब जगह जो है चारों तरफ जो है ये मेगालिथ्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जगह जगह इसको बनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। ओके, तो देखो ये है कि दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट। इस टाइप का जो मेगालिथ होता है ना, ये वाला जो मिस्ट बना रखा है, तो इसको सिस्ट बोला जाता है। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर, कुछ सिस्ट होते हैं जैसे कि एक इसमें आपको दिखाया गया है पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज एज एन एंट्रेंस। इसमें एक पोर्ट होल होता है ना, इसमें बनाया जाता है इस टाइप के में एक पोर्ट होल होता है जिसमें कि ये जो है एंट्रेंस के टाइम पर यूज़ किया जाता था। इसमें से मतलब वो कब्रों को दोबारा डाल देते थे अंदर दफन करने के लिए। मतलब जैसे कभी कई बार क्या होता है, वो अपनी पूरी फैमिली को इसमें दफन करते थे। जैसे एक मर गया, डेड हो गया, तो उसको उन्होंने दफना दिया, फिर कुछ समय बाद दूसरा हुआ तो उसको भी इसी एंट्रेंस से उन्होंने अंदर करा, उसको एक साथ ही दफना दिया। ओके, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2। ओके, पेज 12 पर जो मैप 2 में कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स दिखाई रही हैं वो आप लोग देख लोगे एनसीईआरटी की बुक पे। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, कुछ मेगालिथ्स जो हैं वो सरफेस पर दिख सकती हैं आपको, और अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, और कुछ जो मेगालिथिक बरियल्स हैं वो आपको अंडरग्राउंड दिखेंगी। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे क्या हुआ था कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो था एक सर्कल जो है स्टोन बाउल्डर्स का मिला और कभी कभी एक सिंगल लार्ज स्टोन भी मिला ग्राउंड में पड़ा हुआ। तो दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देर आर बरियल बीनीथ। तो ये सिर्फ इंडिकेशन थे कि इसके नीचे जो है बरियल्स हैं। जैसे क्या होता है, कई बार बहुत सारे पत्थर लगा दिए जाते हैं चारों तरफ कब्र के, तो और कई बार जैसे एक लगा दिया गया, तो इसी पहचान होती है, इस तरीके से पहचान होती है ये कि इसके नीचे जो है कब्र हैं। तो जैसे किसी का कोई रिलेटिव्स मर जाता होगा या अपना कोई मर जाता होगा, तो वो क्या करते थे, उसके ना साइन के लिए ये लगा देते थे इस तरीके से कि जब नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो जिससे उस कब्र को पहचाना जा सके कि ये किसकी है। ओके, देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड द मेक मेगालिथ्स। तो यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों ने मेगालिथ्स बनाने की परंपरा क्यों शुरू की। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर, हम यहाँ पर एक लिस्ट बना रहे हैं। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, इन सबको एक जो है ऑर्डर में लगाएंगे। डिजिंग पिट्स इन द अर्थ, गड्ढे खोदना ज़मीन में। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बाउल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन्स, बरिंग द डेड। ठीक है, तो इसको अरेंजिंग करेंगे, एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले वो क्या करते होंगे, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, तो वो ये सुटेबल स्टोन ढूंढते होंगे बनाने के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा होगा, इसको उन्होंने प्लेसिंग स्टोन, ये तो सॉरी बाद में आएगा। फिर शेपिंग स्टोन्स, उसको शेप दिया होगा, है ना। ब्रेकिंग बाउल्डर्स को ब्रेक करा होगा, पत्थरों को। सेकंड नंबर पे आएगा ब्रेकिंग बाउल्डर्स। ठीक है, ये सेकंड पर आएगा, ये फर्स्ट पर आएगा। शेपिंग थर्ड पर आएगा, फिर उसे शेप दिया होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने शेप देकर क्या करा होगा,
ट्रांसपोर्टिंग 4 नंबर पर आएगा, उस पर ट्रांसपोर्ट इधर उधर पहुँचाने का काम किया होगा। फिर उसके बाद उन्होंने उसको जो है पोजीशन में लगाया होगा, फिर गड्ढा खोदा होगा, फिर डेड को उसमें दफनाया गया होगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, आप अपने आप सोचेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसको अरेंज करना है। ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, जितने भी बरियल्स हैं इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते थे, जैसे कि जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स। कभी कभी क्या होता था, वो जो डेड होता था, जैसे कोई मरता था तो उसको वो जो बर्तनों के साथ दफनाते थे, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि लाल और काले रंग के बने होते थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वीपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और क्या होता था, जैसे कि कभी कभी वो बर्तनों के साथ दफनाते थे, जैसे कि रेड और ब्लैक कलर के होते थे। और कभी कभी क्या होता था, कुछ टूल्स भी मिले हैं, हथियार मिले हैं आयरन के, एंड समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस, और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं उसमें, हॉर्स इक्विपमेंट, हॉर्स के इक्विपमेंट भी मिले हैं, एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और स्टोन और गोल्ड की ज्वेलरी भी उसमें मिली है। बरियल जब खोद के देखें आर्कियोलॉजिस्ट ने तो इतना सामान उनको मिला। तो देखो, वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज़, तो क्या हड़प्पन सिटीज़ में आयरन यूज़ किया जाता था? तो नो, वहाँ पे जो है नहीं किया जाता था। ओके, ठीक है। तो ये देखो, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स, आयरन इक्विपमेंट मिले हैं मेगालिथिक बरियल से। तो देखो लेफ्ट टॉप पर मिला, ये हॉर्स के इक्विपमेंट है, ठीक है, रस्सी वगैरह होगी उसकी। लेफ्ट बिलो एक्सिस, तो जैसे कुल्हाड़ी वगैरह होती है ना, उस तरीके से ये शायद हैंडल होगा पकड़ने का, तो ये मिले हैं उसमें से। और डेगर, और तो ये तो पता ही है, ये खोदने वाला है ना, डेगर, जिसको हथियार है ये भी एक तरीके का, तो ये भी उसमें दफनाया गया था। तो ये भी साथ में आर्कियोलॉजिस्ट को उसमें मिला है, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। अब ये जो बरियल्स थी तो इनके सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे उसके बारे में पता करने की कोशिश की है। ओके, सॉरी। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा, वो लोग सोचते थे कि जो ये ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि वो डेड पर्सन से बिलोंग करते होंगे शायद। तो समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनोदर्स। कभी कभी क्या होता था, एक कब्र में, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, एक कब्र में जो है एक से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट्स मिले। जैसे कि फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2, मैप 2 में आप ब्रह्मगिरी देखोगे पेज 12 पर। हियर वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीट्स। तो इसमें एक स्केलेटन मिला जिसमें कि क्या था, 33 गोल्ड बीट्स मिली, यानी कि 33 सोने के मोती, 2 स्टोन बीट्स, उसमें 2 स्टोन बीट्स थी, 4 कॉपर बैंगल्स थी, यानी 4 कॉपर की चूड़ियाँ थी, एंड 1 कांच शेल, और एक कांच का शेल मिला। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और कुछ स्केलेटन ऐसे मिले जिसमें कि थोड़े बर्तन मिले। These finds suggest that there was some differences in status amongst the people who were buried। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि इन जो कब्रें हैं इसमें जो डेड बॉडी दबी हुई हैं तो उसमें भी जो उनके स्टेटस थे उसमें भी डिफरेंसेस थे। जैसे कि गोल्ड वगैरह के जो बीड्स मिले हैं, कांच का शेल मिला है, उसमें मोती वगैरह मिले हैं, तो वो किसी अमीर औरत की कब्र होगी। और जो पॉट्स मिले हैं वो थोड़ा उससे नॉर्मल मिडिल क्लास की होगी। इस तरीके से उनका भी एक स्टेटस होता था कब्रों का। सम वर रिच, कुछ इसमें से रिच थी, अदर्स पुअर, कुछ गरीब थी, सम चीफ्स, कुछ चीफ लोग होते थे, अदर फॉलोअर्स, और कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे। तो मतलब इसमें भी जो अलग अलग स्टेटस के लोग होते थे तो उनकी कब्रें इस हिसाब से मिली हैं। तो उस टाइम भी क्या था, स्टेटस को वैल्यू दी जाती होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या जो कुछ कब्रें हैं वो किसी अच्छी फैमिली से, एक सर्टेन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कभी कभी क्या हुआ, मेगालिथ्स में जो है एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले। जैसे कि दिस इंडिकेट दैट पीपल, ये इंडिकेट करती थी कि लोग परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, कि जो लोग एक फैमिली से बिलोंग करते होंगे, वर बरीड इन द सेम प्लेस थ्रो नॉट एट द सेम टाइम। तो उनको शायद एक ही कब्र में दफना दिया जाता होगा, उनको बरी करा जाता होगा एक ही कब्र में, जबकि वो शायद एक समय पर ना मरे हों। जैसे क्या होता होगा, एक कोई डेड हुआ होगा रिलेटिव्स, तो उनका तो उसे उसी कब्र में दफना दिया गया, फिर उसको बंद कर दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद कोई और किसी की डेथ हुई तो उसको उसी स्थान पर दोबारा खुदाई करके दोबारा उसको दफना दिया गया। द बॉडीज ऑफ दोज हु डेड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। तो जो वो बाद में जो बॉडी को उसके अंदर दफनाते थे तो उसके लिए उन्होंने एक पोर्ट होल्स दिया था, जो मैंने बताया था इस टाइप का होल्स था, उसमें पीछे दिखा रखा था। तो इससे वो एंट्रेंस के लिए उन्होंने ये पोर्ट होल्स दे रखा था। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्टेस टू फाइंड द बरियल साइट so that people could return to the same place whenever they wanted to। तो क्या करते थे वो, उस जगह पर स्टोन सर्कल्स
है ना, पत्थर लगा देते थे, स्टोन बाउल्डर्स लगा देते थे, जिससे कि क्या होता था, जब वो जो रिलेटिव्स वगैरह होते थे अब उनके, तो जब वो दोबारा किसी की डेथ होती थी तो वो एक साइन के रूप में उसको पत्थरों को वहाँ लगा देते थे। जैसे कभी कई बार ज़्यादा पत्थर लगा दिए, कई बार एक पत्थर लगा दिया, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि जब वो वहाँ पर आना चाहें किसी और को दफनाने, तो वो उसे आसानी से उस बरियल्स को पहचान सकें। ओके, ठीक है। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव। अब एक इनाम गाँव की एक स्पेशल बरियल है, उसके बारे में बात की जाएगी। फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप 2। आप मैप 2 पर पेज 12 में इनाम गाँव देखिए। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोट, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये जो है रिवर घोट की एक साइट है, जो कि भीमा की जो रिवर भीमा की ट्राइब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब है सहायक नदी। भीमा की सहायक नदी है जो कि रिवर घोट की साइट है। तो इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो, जो कि 3600 से 2700 साल पहले के बीच में ये दफनाई गई थी। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, लेट आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। इसमें यहाँ पर क्या होता था, जो एडल्ट्स को जो था वो ग्राउंड में बरीड किया जाता था। जो बड़े लोग मरते थे उनको ग्राउंड में बरीड किया जाता था, लेड आउट स्ट्रेट उनको सीधा हटाया जाता था, एंड विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और उनका जो हेड था वो नॉर्थ की तरफ करा जाता था। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेज। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, कभी कभी जो ये कब्रें हैं, जो बरियल्स जो है वो घरों में भी मिली। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। जिसमें क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट को भी मिले थे, उसमें वो क्या करते थे, उसमें शायद खाने और पीने के बर्तन भी उनके साथ वो दफना दिया करते थे। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, okay, in the center of the settlement। तो क्या था, एक जो है वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन लार्ज, एक आदमी जो कि उसका बहुत बड़ा जो बरियल मिला है वहाँ पर। तो उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा सेटलमेंट था, उसमें सेंटर में एक सेटलमेंट था, उसमें एक बहुत बड़ा हाउस था जिसमें कि 5 रूम थे, उसके कोर्टयार्ड में उसको दफनाया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या मिला, उसमें 4-legged clay jar, एक मटका मिला है जिसकी 4 टांगें थी। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। इस हाउस में एक ग्रेनरी, अनाज रखने का एक गोदाम भी था। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। और ये जो बॉडी मिली, ठीक है, ये क्रॉस लेग्ड पोजीशन में थी, इसको एक दूसरे के ऊपर टांगे करके इसको लिटाया गया था। तो ये क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बॉडी मिली है। ओके, तो डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ अ चीफ। आप क्या सोचते हो, क्या ये बॉडी किसी चीफ की है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए रीज़न दीजिए। तो यस, ये बॉडी जो है किसी खास की होगी वहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा घर था, इस घर के आंगन में उसको दफनाया गया था, 5 कमरे थे और उसमें अनाज का एक गोदाम भी था। ठीक है, तो इसी से आइडिया लगा सकता है कि किसी दास दासी की नहीं थी, किसी चीफ की थी बॉडी। ओके, तो इससे आपको पता चल जाता है। अब आता है व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस। ये जो स्केलेटल होते हैं, ये इनकी स्टडीज हमें क्या बताती है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। ओके, तो जो है स्केलेटन जो होता है चाइल्ड का, एक बच्चे का अगर हमें देखना है कंकाल, तो उसका कंकाल जो है आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है ना, छोटा होता है, तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस तरीके से स्केलेटन पहचाने थे, तो वो बताया गया है कि बच्चे का तो आसानी से पहचाना जा सकता है। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। लेकिन क्या है, जो लड़की और लड़के के कंकाल में जो हड्डियाँ होती हैं, उनमें ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं हैं। कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमेन। क्या आप बता सकते हो कि जो ये स्केलेटन है कंकाल, कि हमें ये कैसे पता चलेगा, या फिर इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आदमी का है या फिर ये औरत का है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिक ऑफ वॉट इज़ फाउंड विद द skeletons. For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. However, there are problems with this. Often men also wear ornaments. ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि for instance, if a skeleton is found with jewelry, नहीं, समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। पहले के जो लोग थे ना, कुछ जो लोग थे वो कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसके आधार पर बता सकते थे कि ये कंकाल किसका है, जैसे कि आदमी का है या फिर औरत का है। जैसे कि अगर औरत का है तो उसने ना ज्वेलरी वगैरह पहन रखी होती थी, ज्वेलरी उसके साथ वो दफनाते थे कब्र में, तो इससे समझ में आता था कि ये किसी औरत का कंकाल रहा होगा जब वो मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को। तो जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक लेडीज़ की मतलब एक कंकाल मिला था, उसमें जो है सोने के मोती मिले थे, कांच के शेल मिले थे, सोने के मोती मिले थे, कॉपर बैंगल्स मिली थी। तो इससे आइडिया लग रहा है कि वो शायद किसी औरत का कंकाल रहा होगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये भी है
कि उस समय के जो मेंस थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, आभूषण पहनते थे, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये आदमी का है या फिर ये औरत का है। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट ऑफ द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो इसका एक बहुत अच्छा रास्ता है कि अगर हम बोन स्ट्रक्चर को देख लें तो इससे पता लगाया जा सकता है कि वो जो स्केलेटन है वो मैन का है या फिर वुमेन का है। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज़ जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। क्या होता है जनरली जो लेडीज़ के जो हिप बोन होती है और जो पेल्विक एरिया होता है वो बड़ा होता है मैन की अपेक्षा, क्योंकि जो लेडी होती है एक चाइल्ड को बर्थ देती है, मतलब बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने से क्या होता है जो उसकी हिप एरिया होता है और पेल्विक एरिया जो होता है उसकी जो बोन होती है वो लार्जर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि शायद ये किसी औरत का कंकाल रहा होगा, तो इससे पता चल जाता है। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़। ये सारे जो डिस्टिंक्शन है ये मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़ पर बेस्ड हैं। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 साल पहले, देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम चरका हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज द चरक संहिता। ठीक है, तो देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन, लगभग 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरका। ठीक है, तो हु रोट अ बुक, उन्होंने एक मेडिसिन की बुक लिखी थी नोन एज द चरक संहिता, जिसका नाम था चरक संहिता, जो कि चरक संहिता के नाम से जानी जाती थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मेडिसिन के जो वो हैं फिजिशियन जो थे एक, तो जिन्होंने मेडिसिन के ऊपर एक बुक लिखी थी उसका नाम क्या था और वो कौन थे, ठीक है, तो बता देंगे आप चरक थे वो, और उनके नाम पर उनकी जो बुक का नेम पड़ा था वो पड़ा था चरक संहिता। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। उन्होंने स्टेट्स किया था, उन्होंने बताया था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 बोन्स होती हैं। तो दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। ये 200 नहीं है, 206 होगा ये। ठीक है, तो मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से कि हम ये जानते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ बताई गई हैं, लेकिन इन्होंने 360 बताया है। तो चरक अराइव एट दिस फिगर बाई काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो हो सकता है इन्होंने जो दांतों की हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं और कार्टिलेज है, इन सब की हड्डियों को ज्वाइन करके 360 बताई होंगी, लेकिन जो वैसे ही है 206 के नाम से जानी जाती है। 206 हड्डियाँ होती हैं वैसे मनुष्य के शरीर में। ओके, तो हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल। तो आप क्या सोचते हो कि उन्होंने ह्यूमन बॉडी को एक ग्रेट डिटेल में किस तरीके से, ग्रेट डिटेल दीजिए, किस तरीके से उन्होंने इसका जो है सर्चिंग किया, उस तरीके से उसका वर्णन किया था कि कितनी हड्डी किस किस में होती हैं। अब आता है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गाँव। तो इनाम गाँव मैंने बताया था एक गाँव है वहाँ का, तो उसका ऑक्यूपेशन क्या था वहाँ का, क्या उसके बारे में बात करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, माइलेट्स, पीस एंड सीसेम। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या था वहाँ पर, जो इनाम गाँव में आपको पता है कि वीट, गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मक्का, पीस, मटर और तिल, ये सब चीज़ें मिली हैं वहाँ पर। तो बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, और कई सारे एनिमल्स की हड्डियाँ भी मिली थी। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। और कुछ ऐसे मार्क्स भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि हाँ वो जो है फूड को यूज़ करते थे। जैसे कि एनिमल्स की बोन मिली है तो बहुत से लोग मीट खाते होंगे, या फिर जो ये गेहूँ, जौ, ये सब अनाज मिला है तो उससे पता चलता है कि हाँ वो लोग फूड को यूज़ करते थे। दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मोंगूस, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। ये जितने भी तरीके के एनिमल्स और पक्षी हैं ये सारे जो है इसके अतिरिक्त वो वहाँ पर भी वो रहते होंगे, उसका वो यूज़ करते होंगे। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज विच कलेक्टेड। और बहुत सारे फ्रूट्स की एविडेंस भी मिले, जैसे कि बेर हो गया, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज, और बहुत सारे तरीके की बेरीज की वैरायटीज़ वो वहाँ पर मिली हैं जो उन्होंने कलेक्ट की थी। तो ये सब आपको पता चल गया कि कितने एनिमल्स मिले, कौन कौन से पक्षी मिले और कौन कौन से वहाँ पर फ्रूट्स मिले। तो ये सब वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो है इसके साइन मिले हैं। यूज़ दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल एट इनाम गाँव। तो इन एविडेंस की लिस्ट बनाकर तो आप बता सकते हो कि इनाम गाँव में किस किस तरीके के ऑक्यूपेशन रहे होंगे। ओके, तो आपका लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो लेसन पूरा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके की बुक्स होती थी और किस तरीके की वहाँ पर कब्रें होती थी। ठीक है, बुक्स क्या बताती हैं हमें और बरियर्स हमें क्या बताती हैं। तो ये डीपली स्टडी हो चुकी है, जो अगर आपको अच्छे से देखनी है तो चैनल पर जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का और ये सेकेंड पार्ट था। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को पढ़ाना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।